हेलो, वेलकम बैक। तो आज जो टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास फिफ्थ चैप्टर ऑफ 11th क्लास, जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ ही रहा होगा, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज एक अच्छी बात क्या होने वाली है कि अब तक की जितनी वीडियोस आप लोगों ने देखी है उन वीडियोस के अंदर केवल और केवल थ्योरी की बात की गई है। थ्योरी थोड़ा सा बोर करती है ना। बट आज हम प्रैक्टिकल चैप्टर उठाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल चैप्टर मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो बहुत आसान चैप्टर होने वाला है, बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है। 11th क्लास की अगर बात करूँ तो सबसे पहला चैप्टर है जो प्रैक्टिकल फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल में आता है। अब इस चैप्टर का जैसा नाम है, देखो चैप्टर का नाम क्या बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कोई ना कोई इक्वेशन होगी जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, देखो बच्चों ये इक्वेशन है हमारे पास। तो एक इक्वेशन डिजाइन की गई थी जो कि हम हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग ने की थी, विच इज इन 1494 के अंदर। तो 1494 में जो हमारे फादर ऑफ अकाउंट्स थे, तो फादर ऑफ अकाउंट्स बेटा कौन थे हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको दोबारा से एक बार, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग ने 1994 के अंदर एक इक्वेशन फॉर्म की और उस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोगों की सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो उसका मतलब क्या है, लूका पासियोली। तो ये उनका नाम है, लूका पासियोली। बाय प्रोफेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये बाय प्रोफेशन थे बेटा एक मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन थे ये, इन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह की और एक अकाउंट्स के अंदर एक इक्वेशन को जन्म दिया। इक्वेशन का मतलब ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वो बिल्कुल कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर में रखे जाते हैं। इसका मतलब ये जो मेरी साइड है जिसको हम बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा बराबर होगी आपकी राइट हैंड साइड के। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ये क्वेश्चन को कैसे फॉर्म किया गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक इसके पीछे बताऊं तो जैसा कि हमने बताया था आपको लास्ट, आपने वीडियोस अगर देखा है, लास्ट वीडियोस आपने कवर किया होगा, उसमें एक चैप्टर मैंने की वीडियो डाली हुई है जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वहां मैंने समझा रखा है व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड व्हाट आर कैपिटल। तो एक बात बताओ, देखो एसेट्स, हर वो चीज एसेट्स है जो कि बिजनेस के अंदर बिजनेस की प्रॉपर्टी के तरीके से काम करते हैं। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन उसके ऊपर अपना क्लेम नहीं जनरेट कर सकता कि हाँ ये मेरी है। तो हर वो चीज एसेट्स है जिसके ऊपर हमारा खुद का अधिकार है। अब बच्चों एक बात बताओ, जो भी एसेट्स है वो कहां से आएगा, है ना। जो भी एसेट्स है वो कहां से आएगा, या तो ऑनर अपने घर से लेके आएगा या तो हम उधार पे खरीदेंगे। और कोई तरीका हो सकता है किसी भी एसेट्स को जनरेट करने का? नहीं सर, और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इसीलिए लेट सपोज कि हमने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, या फिर हम बोलते हैं फर्नीचर, जो कंपनी का बिजनेस, जो हमारा बिजनेस का ऑनर है उसने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो जितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया, लेट सपोज 20,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया गया है। तो ये फर्नीचर किसने परचेज किया, मालिक ने, और मालिक ने उसे फर्नीचर को बिजनेस में डाल दिया। तो ये बिल्कुल बराबर होगा कैपिटल। इसका मतलब क्या है, हमने कैपिटल में इंक्रीज कर देना है। तो कितना बढ़ेगा बेटा कैपिटल, एग्जैक्टली सेम वैल्यू पे 20,000 रुपीज। तो 20,000 आपका यहां बढ़ गया, 20,000 आपका इक्वल टू के इस तरफ आ गया। दैट मीन्स इक्वेशन बैलेंस हो गई, परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो आप क्या कर सकते हो, देखो एसेट जो भी आएगा या तो हम घर से लगाएंगे, तो घर से लगाया तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज करेगी सेम वैल्यू पे, और आपका एसेट्स भी इंक्रीज करेगा सेम वैल्यू पे। करके देखेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे भी हम। फिर उसके बाद एक और तरीका, या तो आप एसेट्स घर से लगाओगे, या तो क्या किया आपने, बैंक से लोन लिया और उस पैसे का इस्तेमाल किया बिजनेस करने के लिए। बैंक से जब लोन लोगे तो क्या होगा, बैंक से जब लोन लिया आपने, तो लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया बिजनेस करने के लिए। तो जब आप लोन लोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में सर हमें मिलेगा बैंक का बैलेंस। अब जो बैंक का बैलेंस मिला, उस पैसे का इस्तेमाल कौन कर सकता है, उस पैसे का इस्तेमाल आप बिजनेस कर सकता है पूरे तरीके से। तो पैसे का इस्तेमाल बिजनेस कैसे करेगा, कहां पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस में कितना लगाएगा, कि कोई और पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब अब यह हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, जो बैंक से मुझे पैसा मिला। कितना मिला बेटा, 1 लाख रुपए मिला, परफेक्ट। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का मेरा सर एसेट्स बढ़ गया, तो हमने क्या किया, एसेट साइड पे एक नया कॉलम खुलेगा, नया अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट। एंड आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए बैंक में इंक्रीज कर दिया आपने, और सेम लाइबिलिटी में भी आपका 1 लाख इंक्रीज हो गया। अगेन इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हमने इक्वल टू के इस तरफ, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। और बिल्कुल इस तरफ अगर देखा जाए तो बेटा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज कैपिटल कहाँ की होती है, ऑनर की होती है। ये पैसा कहाँ से आया, बैंक से आया, मतलब कर्जा लिया आपने बैंक से। तो इसका मतलब आपने लायबिलिटी जनरेट कर ली। तो लायबिलिटी कितने रुपए की बढ़ी सर, सेम वैल्यू की,
वैल्यू कितनी है बेटा 1 लाख, तो इक्वल टू के इधर भी 1 लाख रुपए, इक्वल टू के इधर भी 1 लाख रुपए। तो इक्वेशन आपको बैलेंस करनी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर बस आपको यही करना है, जितनी भी इक्वेशंस आपको दी जाएंगी वो सारी इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है, और बैलेंस कर अपने आप हो ही जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे ना तो कुछ भी याद करने वाला टॉपिक नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अकाउंट्स में देयर आर ओनली 3 थिंग्स जो आपको याद करनी है, विच इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग हो, आपको वही याद करना है। उसके अलावा फोर्थ कोई ऐसी आइटम नहीं है जो आपको याद करनी पड़े। हाँ, थ्योरेटिकल कुछ पार्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो दिए गए हैं वो वैसे ही याद करने पड़ेंगे, है ना। प्रैक्टिकल फॉर्मेशन की बात कर रहा था मैं, प्रैक्टिकल में आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करना है। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझना है। जब आप वो समझ जाओगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, हर एक इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे। कहाँ पे? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आप ये नोट कर सकते हो इक्वेशन में, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या करना है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या लिखना है बेटा? आपको एक तो ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, कि कब अकाउंटिंग इन्वेंट किया गया था, किसने किया था और क्या नाम था और उनका प्रोफेशन क्या था, दैट्स इट। ये पता होना चाहिए, बिकॉज आप कॉमर्स पढ़ने वाले हो तो कॉमर्स का जन्म कहाँ से हुआ, किसने किया, ठीक है, तो वो सब कुछ पता होगा आपको। तो आप एक अलग लेवल पे जाओगे, एक अलग लेवल की नॉलेज आप एक्वायर कर पा रहे हो, ठीक है, जो बाकी बच्चों के पास नहीं है। अब चलते हैं इक्वेशन के पास। तो बेटा इक्वेशन की अगर बात करूँ तो ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं वो सब हम देखेंगे, ओके। ओके तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम आपको क्वेश्चन से मिलेंगी। तो देखो सबसे पहला आप क्या सीखने वाले हो इस टॉपिक के अंदर बेटा? आप यहाँ सीखने वाले हो कि ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, जो आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, जहां पर आपको उन ट्रांजेक्शंस को यूज करके क्या बनाना है आपको बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिपेयर करना है ना। अब अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है, वो सब एक बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको बस अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करने कि आपने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बच्चों जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो होता क्या है, आपको कहीं पे उसमें पैसा लगाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो मैंने एक वही एग्जांपल ले लिया कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने रुपए लगा के, मैंने कितने रुपए लगाए बेटा? कैश में लगाए मैंने कितने? 10,000 रुपए। मशीनरी में कितने लगाए बेटा? मैंने 50,000 रुपीज का मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दोनों का अमाउंट मैंने आपको दे दिया। अब इसमें आप क्या करोगे? अब देखो बेटा कितने एसेट्स हैं आपके पास दो चीजें यहां खुलेंगी, है ना। सबसे पहला आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सर कैश। कितने रुपए का कैश आपने इन्वेस्ट किया? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कैश बिजनेस में आ रहा है, मतलब कैश आपका इंक्रीज करेगा, है ना। उसके बाद आपने कैश के अलावा कुछ मशीन्स वगैरह घर की हैं जो आपने लगा रखी हैं बिजनेस के अंदर, जिसका अमाउंट कितना आता बच्चों? 50,000 रुपए। अभी जो पैसा लगाया गया है 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, ये घर का पैसा है, क्योंकि ऑनर ने घर से लगाया होगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा आपका। तो जो भी पैसा हम घर से लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल आपका एग्जैक्टली कितने रुपए का इंक्रीज होगा? टोटल 1,50,000 रुपए का। तो अगर देखा जाए क्या इक्वेशन सर मैच कर रही है? तो बेटा इक्वेशन क्या होती है आपकी? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्रॉस चेक करके देखो एक बार। तो ये बेटा ये दो एसेट्स आपके पास है। क्या क्या एसेट्स है? कैश मेरा एसेट्स है और मशीनरी मेरा एसेट्स है। अमाउंट कितना आ गया बेटा इसका? टोटल एसेट्स कितने रुपए के हो गए आपके? 1.5 लाख। देन उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 1.5 लाख रुपए। तो कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ मेरा सर? 1.5 लाख रुपए। और लायबिलिटीज तो है ही नहीं सर इस वाली इक्वेशन में, तो क्या ही मैच कर रहा है? परफेक्ट। इधर भी एलएचएस कितना है इसके अंदर आपका? सेम। आरएचएस कितना आया आपका? बिल्कुल सेम। इसका मतलब इक्वेशन मैच कर रही है। तो आपको बस यही करते रहना है। बस आपको इसमें सोचना क्या है, कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, आपको बस ये लॉजिक सोचना है कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, दैट्स इट, रिलेटेड टू योर करंट ईयर। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप बना रहे हो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए बना रहे हो, उस सेशन में क्या बढ़ा क्या कम हुआ, बस आपको वो चीजें रिकॉर्ड करनी होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। बेटा अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000। अब आप खुद सोच के देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप फर्नीचर परचेज करके लेके आते हो मार्केट से, तो क्या होगा? आपके बिजनेस में एक नया एसेट्स इंक्लूड होगा जिसका नाम है बेटा फर्नीचर। अब फर्नीचर की आप कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हो? सर हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म का मतलब बेटा कितने रुपए का फर्नीचर है। तो फर्नीचर हमारा है बेटा 20,000 रुपए का, तो हमने 20,000 रुपए रिकॉर्ड किया। एंड वाइल परचेजिंग यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द सप्लायर। तो आपने क्या किया? आपने सेम अमाउंट 20,000 रुपए की पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करोगे तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा और फर्नीचर आपका क्या हो गया बेटा? फर्नीचर आपका प्लस हो गया। वेरी गुड। तो हो गया हमारी सारी चीजें। तो देखो कितना इजी है।
फर्नीचर में आपने 20,000 प्लस किए, क्यों? क्योंकि फर्नीचर आप लेके आ रहे हो और कैश आप माइनस कर रहे हो, बिकॉज कैश आपको देना भी तो पड़ेगा, परचेज करोगे तो जाहिर सी बात है सेम अमाउंट पे। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बेटा आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? परचेज गुड्स। आपने सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा बच्चों? आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का। आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना बेचने के लिए। रिटेल बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो सामान खरीदोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर बेचोगे, बट उससे पहले खरीदना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? आपने सामान खरीदा। तो जो भी सामान आपने खरीदा उसके लिए एक अलग से कॉलम खुलता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसका नाम होता है बेटा स्टॉक। आपने सामान खरीदा, तो जो सामान आप बेचने के लिए खरीद रहे हो उसे हम स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। एंड द अमाउंट विच यू परचेज्ड, कितने का सामान खरीदा बेटा आपने? 10,000 का। तो 10,000 रुपए का माल हो गया आपके पास, ऐड हो जाएगा, है ना। और आप जब खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, जाहिर सी बात है सर, ये तो पॉइंट है बहुत सिंपल वाला। तो कैश आपने पे कितना किया? कैश आपने माइनस कर दिया 10,000 रुपीज का। बट सर ये सिनेरियो, हम जब सामान खरीदते हैं तो हम सामान उधार में भी तो खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो ये वाला सिनेरियो कब आएगा बेटा? जब आप सामान खरीद रहे हो इन कैश। तो जब आपने कैश में सामान खरीदा तो ये सिनेरियो बनेगा आपका। तो सर उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा? तो बेटा जब उधार में जब आप सामान खरीदोगे ना ऑन क्रेडिट, तो उधार में सामान खरीदते टाइम भी मुझे एक बात बताओ, आपने सामान खरीदा उधार में तो क्या आपको स्टॉक लेके मिलेगा? नहीं, सप्लायर आपको देगा नहीं। सप्लायर आपको बिल्कुल देगा। कितना देगा? 10,000 रुपए का स्टॉक आपके पास आ गया, आप लेके आ जाओगे शॉप पे, बट पैसे नहीं दोगे आप। तो सर पैसे नहीं देंगे तो क्या खुलेगा? तो बेटा मैंने आपको टर्म बताई थी एक, अगर आप सामान खरीदते हो उधार में तो जिससे सामान खरीदा गया है उधार में मतलब क्रेडिट में, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? उसके लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब कर्जा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया, कितने रुपए का? सेम 10,000 रुपए का कर्जा आपने ले लिया, तो स्टॉक आपके पास आ गया और कर्जा बढ़ गया आपका 10,000 का। तो वी कैन से दिस इज एज अ लायबिलिटीज। एंड बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एसेट्स। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक करके देख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मैच हो रही है। तो बेटा एसेट्स कितना इंक्रीज किया आपने यहाँ पे स्टॉक के नाम से? 10,000 का। कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा सर। लायबिलिटीज कितने की आ गई बेटा? क्रेडिटर से एक लायबिलिटी आ गई 10,000 रुपीज की, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS, परफेक्ट मैच होता है, डन डील। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि यहां तक हमारा कंप्लीट है। अब आ जाओ इस वाले सेक्शन पे, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका जब सामान बेचोगे, बिकॉज सामान खरीदने के बाद बेचना भी पड़ता है ना, आपको बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ तो बेचोगे आप। तो जब आप बेचोगे तब क्या इंपैक्ट आएगा? तो जैसे सामान हम उधार में खरीद सकते हैं, कैश में भी खरीद सकते हैं, उसी तरीके से सामान जब बेचने की बारी आती है तो हम उधार में और कैश में दोनों तरीके से सामान बेच सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑन कैश और उसी के साथ साथ लिख लेते हैं ऑन क्रेडिट, है ना। तो बच्चों एक बात बताओ सिंपल सी, चाहे आप सामान उधार में बेचो चाहे आप कैश में बेचो, दोनों सिचुएशंस में आपके जो स्टॉक है उसमें क्या डिफरेंस आएगा? तो सर स्टॉक में क्या डिफरेंस आएगा? स्टॉक में डिफरेंस आएगा बेटा, आप सामान जब बेचोगे ना तो कस्टमर आपका सामान लेके चला जाएगा, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, है ना। बट माइनस कितना करेंगे सर? आप उतना ही माइनस करोगे जितने का आपने परचेज किया था, क्योंकि बिकॉज आपको तो पता है ना आपका माल कितने का है। सर कितने का माल है? इसमें क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट कितनी है बेटा? 5,000। तो स्टॉक में से क्या माइनस करना है आपको? जितने का सामान है आपका, सामान सर हमारा 5,000 का, तो आपने क्या किया? दोनों तरफ से क्या अपना स्टॉक माइनस कर दिया, डन। अब इसके बाद आपको पैसा कितना मिलेगा? तो सर आपने सामान अगर कैश में बेचा है बेटा तो कैश मिलेगा ना आपको। तो कैश कितना मिलेगा? इस वाली सिचुएशन में सामान 5 का था, आपने बेचा कितने में था? सर 6 में। तो कैश कितना मिला? अगर कैश में बेचा है तो कितना? 6,000। बट अगर आपने उधार में सामान बेचा है तो, उधार में सामान बेचा है तो जिसको सामान उधार में बेचा है मैंने, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? डेटर, है ना। तो डेटर्स में क्या करोगे आप? वहां पे ऐड कर लोगे डेटर्स के अंदर। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा आपके पास? डेटर्स में 6,000 रुपए यहां पे आप ऐड कर लोगे, है ना, क्योंकि 6,000 रुपए का जो अमाउंट है आपका, उतना अमाउंट आपको रिसीव करना है अपने कस्टमर्स के साथ। अब कस्टमर्स पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है अभी नहीं मिला ना, फ्यूचर में मिल जाएगा, मतलब ये एसेट्स क्रिएट हो गया आपका। क्लियर? अब एक बात बताओ कि दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आपका इस सिचुएशन की बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आ रहा है। तो डिफरेंस किस चीज का है? सामान जब आप सेल करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तो बात रखी जाती है ना, तो प्रॉफिट बेटा यहां भी आएगा, प्रॉफिट आपका यहां भी आएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जो बेटा प्रॉफिट है आपका, उस प्रॉफिट का सिनेरियो कहां जाएगा? 1,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें आ गया और 1,000 का प्रॉफिट इसमें आ गया, बट इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर कहां जाएगा? वो जाएगा बेटा आपका कैपिटल में। इसको ना आप काम करो, आप इसको स्टॉक में ना लिख के ना कैपिटल ही लिख लो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अदरवाइज, है ना। पीछे लिख लेंगे हम लोग प्रॉफिट।
तो कैपिटल में ही प्लस, इधर भी और इधर भी कैपिटल में प्लस। तो ये है क्या बच्चों, ये है आपका प्रॉफिट और ये है आपका क्या, सेल्स प्राइस, और ये है बेटा आपका क्या, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। सेम इधर भी है आपका, है ना। तो इधर बेटा ये क्या है, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये है मेरा सेल्स प्राइस और ये है मेरा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट की जगह लॉस भी तो हो सकता है कभी कभार, सेल करते टाइम लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, ये दोनों तो सेम रहेंगे आपके, जितने का कॉस्ट है कॉस्ट माइनस कर देना, सेल माइनस कर देना। इफ देयर इज अ लॉस तो लॉस भी कैपिटल में से ही प्लस या फिर माइनस किया जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से हम वेरीफाई करते हैं, इस इक्वेशन में डाल के, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो एक बार चेक करते हैं बेटा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो देखो बच्चों, कॉस्ट स्टॉक मेरा एसेट होता है, तो एसेट्स में कितना माइनस किया आपने, 5,000 रुपए, है ना। कैश मेरा एसेट्स होता है, कैश में कितना आया बच्चों, 1,000 रुपए प्लस का आया आपका। तो नेट इफेक्ट कितना आया एसेट्स की साइड पे मेरा, 1,000 रुपए प्लस का, है ना। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल प्लस हो रहा है बच्चों, कैपिटल कितना प्लस हो रहा है मेरा, 1,000 रुपए का। लायबिलिटी 0। तो अभी भी आप चेक करके देख सकते हो ना, कितना आ रहा है बेटा, 1,00,000 रुपए इधर भी प्लस आ रहा है और इधर भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, खत्म काम। तो ये भी आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है आपका। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोचना है और अपनी रिकॉर्डिंग्स करती रहनी है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट पे। अगला पार्ट बहुत सिंपल है, क्या लिखा बेटा इसमें, विड्रू कैश। आपने कैश निकाला और क्या निकाला, गुड्स निकाले, कितने रुपए के, 400 रुपए के। किसके लिए निकाले, फॉर पर्सनल यूज। तो बेटा कैश निकाला तो क्या होगा बिजनेस में, बिजनेस में सर कैश कम हो जाएगा, बढ़िया। सामान निकाला, गुड्स निकाले, मतलब सामान जो बेचने के लिए रखा हुआ है, तो सर वो भी कम हो जाएगा, निकाल लिया। निकालने से क्या होता है, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है आपकी। बट ये निकाला किसने, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कौन निकाल सकता है, बाय ऑनर। तो पर्सनल यूज के लिए केवल ऑनर ही सामान निकाल सकता है, क्योंकि पर्सनल यूज वही कर सकता है ना बिजनेस के सामान का, जिसका वो है। तो किसका है वो, ऑनर का है। तो ऑनर ने अगर पैसा निकाला तो उसका जो इंपैक्ट जाता है वो जाता है बेटा कहां, कैपिटल के ऊपर। तो वहां से भी आप कितना माइनस करोगे, 1,400 रुपए। तो ये मेरा हो गया 1,400 रुपीज का माइनस इसके अंदर। अब एक जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं, तो क्या होने वाला है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट्स में कितना डिफरेंस आया, देखो बेटा ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, तो नेट डिफरेंस माइनस 1,400। कैपिटल में कितना डिफरेंस आया, कैपिटल भी आपकी माइनस हो रही है ना, कितनी माइनस हो रही है सर, 1,400 रुपए की, यही माइनस हो रही है। लायबिलिटी 0, अगेन LHS इक्वल टू RHS। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो बेटा ये लिख सकते हो आप सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह कैसे होने हैं, क्या होने हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल सोच के चलना है आपको, बस लॉजिकली सोचना है कि हाँ कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाती है तो प्लस कब हो रही है, माइनस कब हो रही है और वो क्यों हो रही है। देखो ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, आपको सोचना है कि क्यों हो रहा है। जिस दिन आपका क्वेश्चन क्या से क्यों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, आपके लिए अकाउंट्स क्या कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे ना एक लॉजिक होता है। आप लॉजिक को ढूंढना शुरू करोगे, आंसर्स अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। बट आप आंसर्स की तरफ भागोगे तो हो सकता है वो वाला क्वेश्चन तो आपको सोल्व आपका सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा अदर क्वेश्चंस वहां अटक जाओगे। तो इसीलिए लॉजिक्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, वो खर्चे जो हमें करने ही पड़ेंगे, बिकॉज बिजनेस करना है तो काफ़ी सारे खर्चे होंगे, रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, काफ़ी सारे अदर एक्सपेंसेस पे करना है, सैलरी पे करनी है ना। तो ये सब खर्चों की बात कर रहे हैं। अब जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, खर्चे केवल दो ही तरीके के होते हैं, या तो आपके करंट ईयर से रिलेट करेंगे या तो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेंगे। तो ऐसा कोई खर्चा जो पिछले साल का है तो वो खर्चा नहीं है बेटा, वो आपकी लायबिलिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। तो लायबिलिटी जब पे की जाएगी वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो जब खर्चा करते हो ना, तो अच्छा ये सब करने से पहले एक काम करते हैं, एक छोटे से ना मैंने नोट लिखा हुआ है आपका, इस नोट के ऊपर आते हैं। तो जी बेटा ये नोट है ना, आपको ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है एक तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। इसको आपने कहीं पर भी अपने रजिस्टर के टॉप पेज के ऊपर, जो मार्जिन के ऊपर जो जगह बची होती है ना, वहां लिखना है इसको, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड है। क्या ये नोट आपका, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कोई भी खर्चा, लॉसेस, इनकम हो या प्रॉफिट हो या गेन हो, जो रिलेट करता है किस साल से बच्चों, जो रिलेट करता है करंट ईयर से, मतलब उसका जो लिंक है वो किस साल का होना चाहिए, इस साल का। मतलब आपको सैलरी पे करनी है तो इस साल की सैलरी होनी चाहिए, रेंट पे करना है तो इस साल का, अगले साल से कनेक्टेड नहीं, केवल इस साल का, ना पिछले साल का। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है आपका जो इनकम है, प्रॉफिट गेन कुछ भी हो, लेकिन उसका रिलेशन करंट ईयर से है, शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम
कैपिटल, उसका जो एडजस्टमेंट है वो कहां से होना चाहिए, कैपिटल। तो एक इंपैक्ट तो सर हमें समझ में आ गया कि कैपिटल से होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसका जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल से करोगे आप। कब, चाहे वो सेटल हो कैश में या फिर ना हो, ये भी ध्यान रखना है। पे कर दो चाहे पे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका कैपिटल तो माइनस करना ही करना है। रीजन, कैपिटल क्या है, बेसिकली नेटवर्थ। मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है, उसे कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल को नेटवर्थ का नाम भी देते हैं। नेटवर्थ का मतलब होता है आपके जो एसेट्स हैं उसमें से अगर मैं बाहर वाले लोगों का पैसा हटा दूं तो मेरा कैपिटल बचता है, मतलब नेटवर्थ बोल देते हैं उसको एक तरीके से, ठीक है। तो हम अगर ये बोलें कि जो पैसा आपने पे किया चाहे पे नहीं किया खर्चों के फॉर्म में, अगर वो करंट ईयर से कनेक्ट करता है तो उसका रिलेशन, एक जो इफेक्ट आएगा वो सर कैपिटल में जरूर आएगा। बिल्कुल सही बात, इतनी बात समझ में आती है। अब आ जाओ इक्वेशन इस पे। तो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या बोला गया है, पहली ट्रांजैक्शन में उसने मुझे बोला कि अगर कोई खर्चा है जो रिलेट करता है किससे बेटा, करंट ईयर के साथ। तो अगर करंट ईयर से कोई भी खर्चा रिलेट करता है तो सर एक इंपैक्ट तो आपने समझा दिया विच इज रिलेटेड टू अ करंट ईयर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कैपिटल में इंपैक्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वेरी गुड। तो सर कैपिटल इसमें माइनस होगा और कैपिटल इस वाले में भी माइनस ही होगा, है ना, बिकॉज क्या है ये खर्चा है, तो खर्चा मतलब कैपिटल में को कम करेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद सर दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, तो बच्चों बहुत सिंपल है। तो देखो आपने अगर पे कर दिया, अगर आपने पे किया इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कैश आपने दिया होगा, तो जितने रुपए का खर्चा था उतने रुपए आपने पे कर दिए, इसका मतलब खर्चा जितने का। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सर 1000 रुपए खर्च किए, तो 1000 रुपए यहां से ही माइनस हो गए सर, 1000 रुपए यहां से ही माइनस हो गए, हो गया डन डील। तो एक इक्वेशन, अगर आपका खर्चा करंट ईयर का है तो यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे इस तरीके से, कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस विद द सेम अमाउंट। लेकिन नॉट पेड की बात करते हैं, पे नहीं किया, तो पे नहीं किया तो बेटा कैश पे तो फर्क पड़ेगा नहीं आपका। तो जिन खर्चों को हम पे नहीं करते लेकिन करंट ईयर से रिलेट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जरा। उन्हें हम बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो ये एक तरीके की न्यू लायबिलिटी है जो आप ओपन करोगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वहां पे प्लस कर दोगे बिकॉज खर्चा पे ना करने से लायबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक लायबिलिटी हो गई आपके लिए, जहां पे आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। समझ में आया। ओके, अब आ जाओ सर इस तरफ में क्या लिखा हो बेटा, रिलेटेड टू अ नेक्स्ट ईयर। तो सर नेक्स्ट ईयर आते ही क्या आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर इसका इंपैक्ट कैपिटल पे नहीं आएगा। परफेक्ट, कैपिटल पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, तो सर कहां पे आएगा बेटा, इसका इंपैक्ट आएगा एक तो कैश में आएगा, बिकॉज आप पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कैश में पे करोगे तो कैश माइनस होगा आपका, है ना। वैल्यू में सेम ले लेता हूं अपनी, 1000 रुपए, डन। दूसरा इंपैक्ट सर कहां पे आएगा, देखो आपने खर्चा जो किया ना बेटा वो अगले साल के लिए किया, तो अगले साल का मतलब क्या हो गया, ऐसे खर्चे जो अगले साल के लिए किए जाते हैं बेटा उन्हें बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद आया। तो हम क्या करेंगे, एक प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक नया एसेट्स ओपन करेंगे और वहां पे प्लस कर देंगे, बिकॉज आपका ये जो खर्चा है ये बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में, तो इसीलिए वो एसेट्स है, और हर वो चीज एसेट्स है जो मेरे को बेनिफिट देगी, जिस पर मेरा मालिकाना अधिकार है। अगर मैंने आज खर्चा किया है अगले साल के लिए तो उसका बेनिफिट भी तो मुझे ही मिलेगा ना। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पेरेंट्स ने, जहां भी आप क्लासेस ले रहे हो, है ना, आपकी 11th क्लास की फीस के साथ साथ आपकी 12th क्लास की फीस भी जमा कर दी, तो जो 11th क्लास की फीस है वो तो करंट ईयर की हो गई आपकी, लेकिन 12th क्लास की फीस जो आपके लिए पे की जा रखी है, क्या उसका बेनिफिट कोई और ले सकता है, नहीं ले सकता सर, हमारे लिए पे की गई है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो पेमेंट अगले साल के लिए की गई है, मतलब 12th के लिए आपके लिए पेमेंट जो की गई है वो मेरा क्या है सर, एसेट्स है, क्योंकि वो आप ही का है, वो किसी और को नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट। क्लियर हुआ बच्चों। तो जितने रुपए आपके हैं, लेट्स सपोज यहां भी 1000 रुपए ले लेते हैं आप, तो 1000 रुपए का अमाउंट आपने यहां भी एडवांस पे कर रखा है, और ये क्या है, पे किया, तो जाहिर सी बात है सर कैश तो कम होना ही होना है। क्लियर हुआ सर, ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब आ जाओ इनकम के ऊपर। तो इनकम क्या है बच्चों, इनकम एग्जैक्टली सेम रिवर्स चलता है इसके। तो इनकम और एक्सपेंस होता क्या है, इनकम में पैसा जाता है, वो इनकम में पैसा आता है और एक्सपेंसेस से पैसा आपका जाता है, ये तो समझ में आता है, ये बेसिक्स बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। तो नेक्स्ट आ जाओ, इनकम, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी जो इनकम है वो आपकी या तो होगी करंट ईयर की या तो होगी नेक्स्ट ईयर की। सर हम एक चीज बताते हैं इसके अंदर कि रिसीव्ड वाले सेक्शन में चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, आपका कैपिटल तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज सर अभी आपने बताया था कि कैपिटल आपका इफेक्ट करेगा ही करेगा अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस या लॉस या प्रॉफिट या गेन करंट ईयर से रिलेट करता है, तो कैपिटल आएगा ही आएगा, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटल डाउन इन कैश और नॉट। तो इसका मतलब कैपिटल तो आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा, इसमें भी और इसमें भी। बट अगर रिसीव हो गया तो बच्चों रिसीव किस फॉर्म में हुआ होगा, कैश के फॉर्म में, तो कैश में प्लस कर देना, कितना, जितना बोलेगा। उसने बोला 10,000 रुपए रिसीव हुए, तो आपने क्या किया बच्चों,
10,000 रुपए कैपिटल में ऐड कर दिए और 10,000 रुपए आपने कैश में ऐड कर दिए। सर ये तो बहुत इजी हो गया। अब आ जाओ नॉट रिसीव्ड वाले सेक्शन में। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आप नॉट रिसीव्ड वाले सेक्शन को आप रिकॉर्ड कर दो तो एक मैंने आपको टर्म बताई थी, जो इनकम अर्न मतलब जो कमा ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि ये इनकम किस साल की है बच्चों, ये इनकम इस साल की है। इसका मतलब क्या है, हमने काम तो कर दिया अपना लेकिन सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बच्चों बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। हाँ जी सर याद आ गया। तो एक्रूड इनकम में क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे, और ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके का एसेट्स, बिकॉज जो पैसा आपको नहीं मिला वो है तो आप ही का, कोई दूसरा बंदा आके थोड़ी क्लेम कर लेगा कि सर मेरे वो काम करके आया था मुझे पैसे दे दो, नहीं, वो आपको ही मिलेगा बिकॉज आपने काम किया। इसीलिए क्या करना है आपको, इसके अंदर यहां प्लस कर देना है, किसमें, एक्रूड इनकम के नाम से एक एसेट्स में नया कॉलम ओपन करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, बिकॉज पैसा तो आप ही को मिलने वाला है ना फ्यूचर में, है ना बच्चों। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बेटा, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सर यहां कैपिटल नहीं आएगा, परफेक्ट, यहां कैपिटल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अगले साल की बात कर रहा है, और जब अगले साल की बात कर रहा है तो कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। बढ़िया, तो पैसा तो ले लिया ना लेकिन आपने, तो कैश तो मिल गया आपको, इसीलिए कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब आपका अगला पार्ट आता है सर इनकम रिसीव्ड जो नेक्स्ट ईयर की है, तो इसके लिए सर हमें टर्म याद आ रही है, वो टर्म क्या है बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पे क्या करोगे आप, इसे प्लस कर देना बस, दैट्स इट। तो जो भी इनकम आपकी एडवांस में रिसीव हो रही है अगले साल के लिए, तो वो आपके लिए एक तरीके की क्या बनती है बच्चों, ये क्या है, ये आपकी एक तरीके की लायबिलिटी ओपन हो जाएगी लायबिलिटी सेक्शन में, दैट्स इट। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया इनकम के लिए भी और एक्सपेंसेस के लिए भी, इन्हें आप नोट कर सकते हो अच्छे से। फिर हम 2-3 टॉपिक्स आई गेस बचे हुए हैं इसके अंदर, एक काम करता हूं वैसे ही मैं लिख देता हूं, 2-3 चीजें ही हैं, तो आपका आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। काम करो पहले से आप नोट ही कर लो, जगह हमें ज़्यादा थोड़ी सी मिल जाएगी, समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है, ऐसे नोट कर सकते हो आप। ओके, तो आज की क्लास के 2 लास्ट पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। किसी भी फिक्स एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेटा एक तरीके का खर्चा, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेप्रिसिएशन आपका क्या है, बेसिकली एक तरीके का एक्सपेंस है जो किसी भी साल के अंदर किसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है। फिक्स एसेट्स में सर कौन से वाले, तो बेटा ये भी याद रखना है कि फिक्स एसेट्स में केवल और केवल टेंजिबल एसेट्स की बात की जाती है जिन पर डैप चार्ज किया जाता है। तो टेंजिबल एसेट्स में अगर कितनी चीजें आती है सर, टेंजिबल एसेट्स में आपके फर्नीचर हो गया, आपका मशीनरी हो गया आपका, है ना, और बिल्डिंग हो गया आपके पास, तो इन सभी चीजों पे क्या लगता है आपका डेप्रिसिएशन। किसी भी तरीके का फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल है उनके ऊपर आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करेगी। जो भी वो फिक्स एसेट्स है उसे आप क्या करना है, आपको सिंपली माइनस कर देना। तो माइनस कितना करना है आपको, 10,000 रुपए। अब डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मतलब एक ऐसा खर्चा जो करंट ईयर में लगना ही लगना है। खर्चा सर करंट ईयर, सर याद आ गया, क्या होना चाहिए, कैपिटल, बिल्कुल, क्योंकि खर्चा भी है और करंट ईयर भी है, तो कहां जाएगा बच्चों, कैपिटल में से माइनस कर देना आपको, डन। तो ये 2 ट्रीटमेंट आपके इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके अंदर आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग कौन निकालता है, ऑनर निकालता है। कैपिटल किसका होता है, ऑनर का होता है। तो ऑनर से ही पैसा लेना और ऑनर को ही देना, तो ये सब कुछ ना कैपिटल में ही एडजस्टमेंट हो जाती है इसकी, और दूसरा कोई इंपैक्ट नहीं आता आपका। कैपिटल ही एक बार प्लस होगी और कैपिटल ही दूसरी बार माइनस हो जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि ये रिलेशन ना किसी लायबिलिटी होल्डर के साथ है ना कोई आउटसाइडर के पास है, क्योंकि ड्राइंग्स कौन निकालता है, ऑनर, कैपिटल किसका है, ऑनर का। तो इंटरेस्ट अगर इन दोनों पे चार्ज किया जाता है तो वो कैपिटल में ही एक तरीके से प्लस माइनस कर दोगे आप, और कुछ नहीं करोगे उसका, ठीक है। तो जितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है बेटा, 500 रुपए का अमाउंट है, तो 500 और 500, दैट्स इट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशंस के ट्रीटमेंट से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।